दोस्तों दिस इज सुनकर प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने एक चैप्टर अभी कवर किया, उसके बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे क्या मतलब 10-11 लेक्चर्स जो होंगे, ज़्यादा मिनट्स के नहीं थे, 30-35 अप्रॉक्स 20 इस टाइप्स के लेक्चर्स थे। वो थे आपके चैप्टर संख्या श्रेणी यानी कि नंबर सीरीज़ के वीडियोस, उनको हमने ऑलरेडी कवर किया, उसको अभी हम कर रहे थे। अब हम यहाँ से आज यानी टुडे, ठीक है, 12 जुलाई 2020 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। तो ये जो चैप्टर्स है आपका बेसिकली हम लोग कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चैनल्स ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए है, ठीक है। तो ये खास करके मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन यहाँ पर हम लोग करवाते हैं, और कुछ दिनों के बाद हम लोग जो है रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप मैथ्स के यहाँ पर टॉपिक्स को देखेंगे। तो इसके लास्ट में हमने जो है संख्या श्रेणी को किया। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे प्लेन फिगर्स के बारे में, क्योंकि फिगर्स दो प्रकार के होते हैं, एक सॉलिड और एक प्लेन। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं समतल फिगर। कैसे फिगर के बारे में पढ़ेंगे? समतल। तो सबसे पहले तो हम लोग प्लेन फिगर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्लेन फिगर, तो प्लेन फिगर्स की एरिया से रिलेटेड हम लोग अभी डील करने वाले हैं। एरिया, पेरीमीटर, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबसे पहले हम लोग डील करेंगे। तो एक एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी सबका कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट जब हम लोग पढ़ लेंगे, फिर टाइप वाइज किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से हम लोग हर प्रकार के क्वेश्चंस को डील करेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज, फिर सिमिल्टेनियस क्वेश्चंस, सभी टाइप्स को मिला करके करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए आदर्श क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे हमारे पास कौन कौन से फिगर्स होते हैं, एक प्रकार से बात कर लेते हैं। जैसे आयत हो गया, ठीक है। आयत के बारे में बात करोगे, जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। आयत जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक होता है आपका वर्ग, ठीक है, जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग हर चीज़ जानेंगे, आयत की हर एक चीज़ जानेंगे, रेक्टेंगल की हर एक चीज़ जानेंगे, वर्ग की भी हर एक चीज़ को जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम की हर एक चीज़, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, उसके बारे में हर एक चीज़ को जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है डील करेंगे किसके बारे में, रोम्बस के बारे में डील करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे फिगर हैं, एक एक करके मैं सबको बताता हूँ। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की हर एक प्रॉपर्टी के बारे में डील करेंगे। आपको यहाँ से कुछ भी छूटने वाला नहीं है, हर एक चीज़ के बारे में आप जानकारी, छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी, हर एक चीज़ की जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। रोम्बस, उसके बाद फिर मैं बात करूँगा ट्रेपेजियम, ठीक है। फिर मैं ट्रेपेजियम के बारे में बात करूँगा, ट्रेपेजियम के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आयत, वर्ग, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। उसके बाद बच गया ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। त्रिभुज में भी टाइप्स होते हैं, साइड के हिसाब से अलग ट्रायंगल्स के टाइप्स होते हैं, और एंगल के आधार पे भी ट्रायंगल्स के टाइप होते हैं। ट्रायंगल्स में जैसे हम लोग किसके किसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक स्केलेन ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। स्केलेन का मतलब होता है दोस्तों जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो, विषम बाहु त्रिभुज जिसको बोला जाता है, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग विषम, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, कहा जाता है। विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। इसका परिमाप कैसे निकालें, इसका एरिया कैसे निकालें, सब के बारे में बात करेंगे। फिर साइड के हिसाब से एक होता है आपका समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसको हम लोग स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और एक होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हो, उसके एरिया के बारे में बात करेंगे। फिर अगर हम ट्रायंगल्स को एंगल्स के हिसाब से बात करें, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स,
अगर हम एंगल्स के आधार पर बात करें तो एक तो हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब हो गया दोस्तों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, उसके बारे में बात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज के बारे में तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें होंगी मैं एक एक करके फिर से रिवाइज कराऊंगा, जिससे हर एक बार हर एक चीज़ की नॉलेज आपको मिल जाए। ये हो गया। उसके बाद एक होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण त्रिभुज होता है एक, ठीक है। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट, ठीक है, एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में बात करेंगे। और एक होता है आपका, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज जिसको बोला जाता है, इसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो उसको ऑब्ट्यूज, ठीक है, एंगल ट्रायंगल। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो है हम लोग पहले एक एक करके पढ़ेंगे, सबके बारे में जानेंगे, सबकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में जानेंगे, देन आफ्टर हम लोग स्टडी करेंगे। अच्छा, रही बात ये क्योंकि मेंसुरेशन है यानी कि क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रफल सिर्फ प्लेन फिगर्स का ही नहीं होता, सॉलिड फिगर्स का भी क्षेत्रफल होता है, उसको हम बाद में डील करने वाले हैं। सॉलिड फिगर में जैसे आप घन के बारे में पढ़ोगे, क्यूबाइड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, एक इसमें सर्कल भी छूट गया, सर्कल को आप लिख ही लो जिसको वृत्त बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वृत्त के बारे में भी हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं। सर्कल छूट गया, सर्कल भी आपका प्लेन में ही आता है दोस्तों, तो सर्कल के बारे में भी स्टडी करेंगे। हम सॉलिड के बारे में बता रहे थे, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, फ्रस्टम हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे अच्छा, एक इसमें एक काइट भी छूट गया है, आप काइट को भी पतंग जिसको बोलते हैं हम लोग, पतंग को भी आप ऐड कर लें। तो अब रही बात ये देखो पतंग, तो पतंग को भी आप ऐड कर लें इसी में। और आयत, वर्ग, पैरेललोग्राम, रोम्बस के अलावा भी एक चतुर्भुज होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो, सब भुजाएं है ना कैसी हो, अनइक्वल हो एक दूसरे के साथ, तो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहले आयत, देन वर्ग, फिर पैरेललोग्राम, रोम्बस, इस प्रकार से कंटिन्यूअसली हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, स्क्रीन को पोज करके अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आयत के बारे में। आयत के बारे में तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, पहले आयत, फिर वर्ग और उसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आयत का परिमाप कैसे निकलता है, आयत का क्षेत्रफल क्या निकलता है, उसका जो विकर्ण है वो कैसे निकाला जाता है। तो हर एक चीज़, जितनी भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो जो चीज़ें टर्मिनोलॉजी वहाँ यूज की जाती हैं, उन सभी के बारे में अभी जो हम आपको बारीकी से बताएंगे, ठीक है। तो आयत, इंग्लिश में इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है, आप समझें इस बात को। अगर आप आयत का फिगर देखें तो देखिए कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, आयत कुछ इस टाइप का होता है, ये आयत हो गया, ठीक है। अगर आप देखें तो रूम जो होता है हमारा, जो रूम का जो फ्लोर है वो आयत की तरह होता है, और रूम की जो दीवारें होती हैं वो भी आयत की तरह होती हैं। अगर आप छत को देखें वो भी आयत की तरह ही होता है। क्यों आयत की तरह होता है? क्योंकि लंबाई रूम की, यानी कि रूम की जो लंबाई है, उसके आमने सामने की दीवारें की जो लंबाई होती है वो काफ़ी हद तक सेम होती है, चौड़ाई भी क्या होती है, सेम होती है। तो आप इसको मान के चलें, ये है लंबाई, ठीक है, और ये लंबाई दोनों क्या सेम, और ये है चौड़ाई, ठीक है, और ये भी है चौड़ाई, दोनों क्या है सेम। इसको आप बोल सकते हैं ब्रेथ, ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा ब्रेथ, और इसको आप बोल सकते हैं लेंथ, और ये भी क्या कहलाएगा लेंथ। तो लंबाई इसकी सेम होती है, चौड़ाई इसकी सेम होती है, ठीक है। इसका नाम आप दे सकते हो इस प्रकार से ABCD। और सबसे खास बात क्या होती है कि इसका हर एक एंगल जो है, हर एक एंगल वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका हर एक कोण 90 डिग्री का हो और आमने सामने की भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो, चाहे वो लेंथ हो चाहे वो ब्रेथ हो, उसको हम लोग आयत बोलते हैं, ठीक है। और
बराबर के साथ साथ ये जो भुजाएं आपस में होती हैं, बराबर के साथ साथ इनको समांतर भी हम लोग जो है बोल सकते हैं। इनकी भुजाएं जो हैं वो आपस में समांतर भी होती हैं। ठीक है, क्यों समांतर होती हैं इसका बहुत छोटा सा प्रमाण हम आपको देना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो देखिए, समांतर जो रे होती हैं यानी कि जो लाइन समांतर होती हैं उनके बीच में बनने वाले कोई इंटीरियर एंगल का सम, अंतःकोण जिसको बोला जाता है, अंतःकोण का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो देखिए ये 90 और 90, 90 और 90 कितना हो गया, 180। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या हो गया कि ये दोनों आपस में समांतर है। सेम उसी प्रकार से इसको और इसको जोड़ोगे तो 180 मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, समांतर है। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसका परिमाण, जो परिमाप होता है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग परिमाप पे बात करते हैं। ठीक है, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। ठीक है, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। परिमाप का अगर देखा जाए एक्चुअली में मीनिंग क्या निकलता है, तो परिमाप यानी कि जो आपने चारों तरफ है ना, जो उसकी लेंथ है, जो रेक्टेंगल्स की लेंथ है उसकी साइड्स की, चाहे वो लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो, उन सभी को सम करके लिखना होता है। यानी कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। यानी कि आप हिंदी में अगर बोल सकते हैं तो कैसे कि आयत की सभी भुजाओं का योग, आयत की सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। आयत की सभी भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, उसका परिमाप। तो कितनी भुजाएं हैं आप देख सकते हैं, एक तो है AB, फिर है BC, फिर है CD, फिर है DA। तो ये 4 भुजाएं हैं। अगर आप AB को L लिख रहे हैं, BC को B लिख रहे हैं, फिर CD को L लिख रहे हैं, फिर इसको B लिख रहे हैं, तो L और L जोड़ेंगे तो 2L हो जाएगा, और B और B जोड़ेंगे तो 2B हो जाएगा, और 2 को कॉमन निकालेंगे तो L प्लस B हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, परिमाप। किसका परिमाप है, तो ये है आयत का परिमाप। ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसके इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका परिमाप निकालने का फार्मूला दोस्तों। ये क्या हुआ, परिमाप निकालने का फार्मूला। इसी में आप एक इसके विकर्ण, इसका विकर्ण ये कैसे निकलेगा, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाए। तो विकर्ण, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल को निकालने का दूसरा तरीका, ठीक है, हर एक चीज़ को डिटेल में बहुत सिंपल तरीका से हम इसको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप जानिए विकर्ण। विकर्ण मतलब ये, ठीक है, डायगोनल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, उस विकर्ण को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो विकर्ण को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी। ये जो विकर्ण है आयत को 2 त्रिभुज में डिवाइड करता है। अब दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं एरिया में भी इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स भी होते हैं, सिमिलर भी होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि दोनों की दोनों जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाते हैं। दोनों के दोनों कैसे बन जाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। कैसा बन जाता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जब फॉर्म कर जाता है गैस, तब हम यूज करते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। उस प्रमेय के हिसाब से हम लोग विकर्ण की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो देखिए त्रिभुज कौन सा है, BDC। ये त्रिभुज में C जो है 90 डिग्री का कोण है। अगर आप त्रिभुज देख रहे हैं BDC जिसमें C जो है वो 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, समकोण, ठीक है, त्रिभुज। इसको हम लोग जो है समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज। अब रही बात ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें इसका जो कर्ण है, अगर त्रिभुज के हिसाब से बात करें तो BD क्या बन जाएगा, कर्ण। तो BD बन जाएगा कर्ण। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ठीक है, लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है कर्ण का स्क्वायर। लेकिन कर्ण को यहाँ क्या लिखा गया है, विकर्ण। कर्ण को क्या लिखा गया, विकर्ण। तो आप विकर्ण लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप विकर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, लंब की जगह पे क्या लिखेंगे, चौड़ाई, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आधार की जगह पे लंबाई। तो आप लिख लीजिए लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट। तो विकर्ण बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, लंब का होल स्क्वायर प्लस
चौड़ाई का होल स्क्वायर। तो दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द विकर्ण, यानी कि टू कैलकुलेट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल का मतलब भी समझते चले। क्षेत्रफल का मतलब होता है इन भुजाओं से घिरे हुए इस प्लेन फिगर, समतल चित्र के अंदर जितनी एरिया आपको दिख रही है उसको क्षेत्रफल कहा जाता है। और उस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग लंबाई गुने, ठीक है, चौड़ाई करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। इसी क्षेत्रफल को निकालने का एक दूसरा भी तरीका होता है, क्या कि कुल लागत, ठीक है, पहले लिख लीजिए, कुल लागत डिवाइडेड बटे, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की लागत, 1 मीटर स्क्वायर की, ठीक है, लागत। जैसे समझिए बात को, मान के चलिए खेत है। अब इस खेत को जुताने के लिए किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया खर्चा आया। कितना खर्चा आया? 10,000 टोटल, कुल लागत 10,000 आ गई। अब क्वेश्चन ये दिया गया है कि जबकि 1 मीटर स्क्वायर खेत को जब जोता जाता है तब उसको 10 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, 1 मीटर कुल लागत जो है उसकी 10,000 आ चुकी है, जबकि 1 मीटर। चलिए आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे का जो हमारा पॉइंट था वो है वर्ग। ठीक है, वर्ग के बारे में जान लेते हैं। वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि चैप्टर्स अभी हम लोग चालू कर रहे हैं क्षेत्रमिति। तो मेंसुरेशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ग के बारे में जानिए। सबसे पहली बात, वर्ग का मतलब क्या होता है। ठीक है, वर्ग दिखता कैसा है। देखिए, मैं एक फ़ोटो बना रहा हूँ, छोटा सा फ़ोटो, बहुत बड़ा नहीं, जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, ये एक ABCD, ठीक है, ये एक वर्ग है। वर्ग की खास बात क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि वर्ग की हर एक भुजा आपस में बराबर होती है, इसलिए मैंने सबको 1 बार क्रॉस किया है। और ये एक दूसरे के पैरेलल भी, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। एरो रिप्रेजेंट द पैरेलल, एरो रिप्रेजेंट करता है पैरेलल को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि इसका हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो हर एक साइड इक्वल होती है, इसलिए इसको ए इस प्रकार से आप लिख सकते हो हर एक साइड को। तो सबसे पहले हम लोग परिमाप के बारे में बात करते हैं। परिमाप जो होता है वो होता है इसका 4 इंटू साइड। आप 4 इंटू भुजा लिख लीजिए, देन आफ्टर आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, भुजा यानी कि 4 मल्टीप्लाई ए यानी कि 4a। ठीक है, ये आ गया आपके पास परिमाप। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप इसके विकर्ण के बारे में बात करें, ये भी आप देखें, इसका जो विकर्ण है, विकर्ण मिला करके DBC जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो DB यानी कि विकर्ण, ठीक है, विकर्ण जो है, ठीक है, इसका विकर्ण भी क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों की साइड क्या है, बराबर है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ से बन के आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई a, √2 मल्टीप्लाई a, ये आ जाता है आपके पास विकर्ण। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास विकर्ण। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ विकर्ण। विकर्ण मतलब डायगोनल, और डायगोनल इसके इक्वल होते हैं, याद रखना हमेशा, चाहिए डायगोनल हो, और आयत में भी डायगोनल से इक्वल होते हैं। ठीक है, आप आई होप आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, ये तो निकला मेरे पास विकर्ण। अगर हम एरिया के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, एरिया, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया क्षेत्रफल। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर क्षेत्रफल, a इज इक्वल टू ये आ गया। तो अभी आपने एक विकर्ण का फार्मूला लिखा था। ठीक है, क्या फार्मूला था, ये यहाँ होगा विकर्ण। ठीक है, विकर्ण का अभी आपने एक फार्मूला लिखा था, कहाँ था फार्मूला,
इसको आप इधर लगा लीजिए। हाँ, तो विकर्ण का फॉर्मूला था √2 मल्टीप्लाई ए, √2 मल्टीप्लाई ए, और ए की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, क्षेत्रफल। तो यहाँ से आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई, ठीक है, क्षेत्रफल रूट के अंदर आ गया, तो कुल मिलाकर के आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्षेत्रफल, 2 मल्टीप्लाई क्षेत्रफल। तो ये आ गया आपके पास विकर्ण का फॉर्मूला। उसके बाद आप देखिए विकर्ण हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, ठीक है, और सब कुछ तो हो गया इसका। अब एक चीज़ आप खास करके याद रखें इसके बारे में, क्या कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है इसमें आपको याद रखने वाली, कि इसके विकर्ण तो आपस में बराबर हैं, साथ में आप ये भी याद रखें कि इसके विकर्ण जो हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। कितने डिग्री पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर। तो उन्हीं चतुर्भुज, यानी कि उन्हीं चतुर्भुज के विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर कट करते हैं जिनकी सब भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, फिर से सुनिए, उन्हीं चतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पे कट करते हैं जिनकी सब भुजाएं आपस में बराबर हों। तो एक तो होता है वर्ग का केस में, और एक होता है आपका रोम्बस का केस में, यानी कि समबाहु त्रिभुज जो होता है आपका, जिसकी सब भुजाएं बराबर हो, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो दो के केस में जो है 90 डिग्री पर विकर्ण कट करते हैं। अदरवाइज जैसे रेक्टेंगल हो गया, यानी कि आयत का विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं कट करता, लेकिन जहाँ भी कट करता है वहाँ पर एक दूसरे को समद्विभाग जरूर करता है। आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं, ठीक है, उनके लंबाई भी आपस में बराबर होती है, इनके विकर्ण का लंबाई भी आपस में बराबर होती है, ठीक है। इन बातों को आपको दिमाग में बिठा के रखना है। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग मूव करते हैं, नए पॉइंट को लेते हैं और नए पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, बात करते हैं अब आगे के चतुर्भुज के बारे में। तो उसके बाद जैसे हमने अभी आयत और वर्ग को पढ़ा, अब उसके बाद बात कर लेते हैं किसका, पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो आओ पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम का मतलब होगा समांतर चतुर्भुज, यानी कि जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, पैरेलल हो, ठीक है। जैसे फिगर मैं बना रहा हूँ, फिगर आप देख सकते हैं, ये हो गया पैरेललोग्राम दोस्तों, ठीक है। ए बी सी एंड डी ये इसके पैरेलल, और ये जो है इसके पैरेलल होता है, ठीक है। सिर्फ इसमें आप याद क्या रख सकते हैं कि इसके अपोजिट एंगल्स जो हैं, ठीक है, उनका वैल्यू आपस में इक्वल होता है, ठीक है। उनका वैल्यू आपस में क्या होता है, इक्वल। ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों ऐसा क्यों होता है, उसका कारण भी हम बता सकते हैं आपको, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। तो इनके को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, इधर से इन दोनों का सम भी 180 होता है, और इन दोनों का सम भी 180 होता है, और इधर से इन दोनों का सम भी 180 होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो, अगर हम बोलें कि ये वाला जो एंगल है वो है 110 डिग्री, तो ये कितना बचा, 70 डिग्री, ठीक है। तो यही कंडीशन इसका इसके साथ भी तो लगेगा। तो ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री का। अगर ये 70 है तो ये हो जाएगा 110 डिग्री का। इसलिए इसके अपोजिट एंगल्स जो हैं गाइस वो आपस में इक्वल होते हैं, आप हमेशा याद रखें, ठीक है। बाकी को इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है, यानी कि अंतः कोण का, वहाँ हाँ अंतः कोण का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। आइए दूसरा फिगर बनाते हैं। तो फिगर गंदा हो गया, जैसे समझिए, थोड़ा सा छोटा ही बना लेते हैं समझने के लिए, बहुत बड़ा पैरेललोग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको जस्ट समझना है। तो ये हो गया ए बी सी डी, ये इसके पैरेलल, ठीक है, और ये सब एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मेन तो हो गया एरिया, क्योंकि एरिया से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एरिया कैसे निकलता है, आप यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालिए ऐसे, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो इसको बोला जाता है, हम लोग इसको बोल देते हैं लंब, ठीक है। और किस पे लंब है, इस बेस पर। बेस क्या हो गया, डी सी, ये हो गया आधार, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो होता है लंब, मतलब ऊंचाई मल्टीप्लाई, ठीक है, आधार। ये हो जाता है फार्मूला
पैरेललोग्राम की एरिया का दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका रोम्बस। तो रोम्बस पे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं रोम्बस पे। तो रोम्बस हो गया। इसके बाद ठीक है, रोम्बस की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। देखिए रोम्बस मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। यह है रोम्बस, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है इसकी? खास बात यह है, देखिए इस पैरेललोग्राम में एक बात और जान लीजिए, इसके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि AC डज नॉट इक्वल टू BD, ठीक है। लेकिन एक खास बात क्या है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि समद्विभाग करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन इक्वल, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है, ठीक है। इसमें सभी साइड इसकी इक्वल है, इसमें सभी साइड इसकी क्या है? इक्वल है। तो इसका एरिया, ठीक है, इसका जो एरिया होता है यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2, ठीक है। पहला विकर्ण, ठीक है, विकर्ण, पहला विकर्ण फिर दूसरा विकर्ण, ठीक है। पहला विकर्ण फिर दूसरा विकर्ण, इसको आप 1 बोल दी, इसको 2। तो विकर्ण को शॉर्ट में D1 और D2 लिख देते हैं। तो 1/2 D1 × D2 ये हो जाता है क्षेत्रफल का फार्मूला किसके? रोम्बस या फिर समचतुर्भुज आप बोल सकते हो, ठीक है। रोम्बस में खास बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं दोस्तों वो 90 डिग्री पे कटते हैं। 90 डिग्री पे क्या करते हैं? इसके विकर्ण आपस में कटते हैं। इसके भी विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जो एंगल्स हैं वो कभी भी 90 डिग्री का एंगल्स नहीं बनाते। समचतुर्भुज का जो एंगल्स होते हैं वो कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते। अगर 90 डिग्री का एंगल बनाने लग गए तब क्या हो जाएगा कि वो एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? वो एक वर्ग। तो वर्ग और रोम्बस में यही अंतर होता है कि वर्ग की सभी भुजाएं सेम है लेकिन उसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसकी भी सभी भुजाएं सेम है लेकिन इसका एंगल कोई भी 90 डिग्री का नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात को आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन इसके जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पे जरूर कट करते हैं, ये भी बात सत्य है, ठीक है। समझ में आया बात? ठीक, चलो। तो अब बचता है उसके बाद आपके पास एक ट्रेपेजियम, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। समलम चतुर्भुज, उसका क्षेत्रफल देखते हैं। समलम को हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। समलम को क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम, समलम चतुर्भुज, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। समलम चतुर्भुज कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। ये समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज की खास बात क्या होती है कि इसका 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है एक दूसरे के, ठीक है। बाकी 2 अनपैरेलल होता है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता। जैसे ये इसके पैरेलल है ABCD, ठीक है। तो ये भी 2 प्रकार का हो जाता है। अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल हो जाए तो ये कहलाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर ये वाली इसके बराबर हो जाए तब कहलाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, अदरवाइज ये ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर डाला, यानी कि यहाँ से एक लंब डाला, ठीक है। और इसकी साइड को हमने बोल दिया यहाँ से यहाँ तक A, और यहाँ से यहाँ तक इसको हमने बोल दिया B, और इसको क्या बोल दिया? H। तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आता है दोस्तों, वो क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 1/2 A + B × H। तो 1/2 A + B मतलब पैरेलल साइड, यानी कि जो इसको समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं के बीच की हाइट या फिर उनकी दूरी, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है तब निकलता है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज पर, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज जिसकी 3 साइड दी हुई हो उसका क्षेत्रफल को बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ABC, A वाली विकर्ण, ये जो शीर्ष A है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग स्मॉल A, इसको स्मॉल B और इसको स्मॉल C। तो इसमें हम लोग ह्यूरन फार्मूला का यूज करते हैं। ह्यूरन फार्मूला का यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। इसका अर्ध परिमाप होता है A + B + C / 2। फिर उसके बाद इसका निकलता है क्षेत्रफल। वो क्षेत्रफल कितना होता है? √√A
ठीक है, एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर 3 साइड दी हुई हैं, ठीक है, और स्पेशल कोई फिगर का नाम नहीं है, जैसे राइट एंगल नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है, तब आप इस फार्मूला का यूज करके एरिया को निकाल सकते हैं। और एरिया निकालने के लिए सबसे पहली बात आपको अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग डिवाइडेड बाई 2, ये होता है अर्ध परिमाप दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। मैं और भी कुछ ट्रायंगल्स हैं उनकी एरिया के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए उसके बाद बचता है आपके पास, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको बोला जाता है जिसकी सब भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी सब भुजाएं आपस में बराबर हो, ए बी सी, जिसकी सब भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, उसका क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों √3/4 मल्टीप्लाई, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो √3/4 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपके पास समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात की जाए, ठीक है, अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करें तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि उसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। आइसोसेलेस में जैसे ये दोनों बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप क्या डाल दीजिए, एक परपेंडिकुलर जिसको आप नाम दे दीजिए एडी, तो ये हो गया आपके पास लंब। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, इसका आधार। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका भी ये क्षेत्रफल का फार्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा दोस्तों, तो 1/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, लंब मल्टीप्लाई आधार। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में भी है, यानी कि समकोण त्रिभुज में भी यही फार्मूला लगता है, लंब गुने आधार। ठीक है, 1/2 लंब गुने आधार दोस्तों। ठीक है, तो ये तो वे कुछ फार्मूले जो हम लोग इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस पर, तो क्वेश्चंस पे बात करेंगे कब, अगले वीडियो में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप मेरे पहले वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।